Today's topic is the filing of casual vacancy of an auditor under section 139 subsection 8. So what is the meaning of casual vacancy? Supposingly an auditor is appointed and before the completion of his tenure, say whatever the tenure is, say a period of 5 years, the auditor either died, uski death ho jati hai, ya he turns out to be of an unsound mind, or he resigns from the post, or he is unwell, or he went into coma condition, or he becomes insolvent. मतलब इन किसी भी कारणों की वजह से वो अपनी पोजीशन छोड़कर चले जाते हैं। कुछ भी ये अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो जाएं, उनकी डेथ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए, वो रिजाइन कर दें किसी भी पर्सनल वजहों से, और हमारी ऑडिटर की पोजीशन जो है वो वेकेंट हो जाती है, तो हम फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी ऑफ दैट ऑडिटर करेंगे, क्योंकि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट होने से रोक नहीं सकते, एंड वी कैन नॉट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ कीपिंग आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन प्रोसेस। इसलिए हम ये कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑडिटर फाइल करेंगे, जो कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 में गिवन है। आई होप द मीनिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इज क्लियर। नाउ इसके टू पार्ट्स बनेंगे, जैसे हमने अपॉइंटमेंट में देखा था, अदर कंपनीज एंड गवर्नमेंट कंपनीज। द मीनिंग ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस आर्टिकल। तो गवर्नमेंट कंपनीज में अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो उसमें कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर को? इट इज टू बी फिल्ड बाय द क्रॉम्प्टर एंड अटॉर्नी जनरल विद इन 30 डेज। 30 डेज के वो पिछले वाले ऑडिटर के जाने के 30 डेज के अंदर अंदर नया जो ऑडिटर है वो सी एंड ए जी अपॉइंट करेंगे। इन केस सी एंड ए जी फेल हो जाते हैं टू अपॉइंट द नेक्स्ट ऑडिटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल फिल दिस वैकेंसी विद इन 30 डेज। इनका भी 30 डेज का टाइम दिया है, इनको भी 30 डेज का टाइम दिया है। क्लियर? नाउ एज फार एज अदर कंपनीज, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज आर कंसर्न, it is to be filled, this casual vacancy of the auditor is to be filled by the board of directors within 30 days। 30 days में board of directors जो है वो नया ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। इसमें एक और क्लॉज है, इसके दो रीजंस हो गए। एक तो जो ऑडिटर है वो अपने हेल्थ की कंडीशंस की वजह से, या इनकी डेथ हो गई, या वो कॉमा में चलेगा, या इनसॉल्वेंट हो गए, इस वजह से कैजुअल वैकेंसी होती है, या दूसरी रेजिग्नेशन की वजह से होती है। अपॉइंट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे, कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से ऑडिटर ने छोड़ा हो, अपॉइंटमेंट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ही करनी है। लेकिन अगर वो वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से वेकेंट हुई है, तो जो ये अपॉइंट हुए हैं नए ऑडिटर साहब, उनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगली एजीएम में मेंबर्स से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आई रिपीट, in case of resignation, appointment by BOD should be approved by the company at the AGM। दोबारा I would like to sum up, अगर अदर कंपनीज में रेजिग्नेशन की वजह से वो गए हैं, तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, तो उनको नेक्स्ट एजीएम पे अपनी अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर वो किन्हीं और कारणों से वेकेंट हुई है पोस्ट, तो इस अप्रूवल की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर वो रिजाइन करके गए हैं, इसका मतलब वो ठीक ठाक कंडीशन में हैं, ही इज इन द पोजीशन टू वर्क, बट स्टिल ही हैज विलिंगली रिजाइंड। तो रेजिग्नेशन का कारण ये हो सकता है कि उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ही कोई प्रॉब्लम रही हो, उनको उनके कार्य करने का, उनका अकाउंटिंग प्रोसीजर और कुछ भी खला हो, मींस ही वाज नॉट कंफर्टेबल विद दीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड मे बी दोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्रिएटेड अ प्रेशर ऑन द ऑडिटर टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर वेज। ठीक है? नाउ maybe that if this is the case, then board of directors may create a pressure on the next new auditor as well। हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस ऑडिटर को ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो वो दूसरे नए वाले को भी ब्राइब करने की कोशिश करेंगे। और आर्टिकल डजंट से कि ऐसा ही हुआ होगा, एंड वी आर नॉट श्योर कि ऐसा ही होता है। दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स कि शायद ऐसा हो। क्यों? क्योंकि वो अपने साउंड माइंड के साथ रिजाइन करके गए हैं।
अगर तो उनकी डेथ ही हो गई है तो चलो कहानी खत्म हो गई। तो हो सकता है कि उन्होंने रिजाइन इसलिए किया हो क्योंकि उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ थोड़ी टिफ हो गई हो या प्रॉब्लम हो गई हो। तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से किसी को नए को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उनके साथ भी तो यही हो सकता है, वो उनको भी प्रेशराइज कर सकते हैं, उनको भी ब्राइब कर सकते हैं। इसलिए ये क्लॉज रखा गया है कि अगर वो पुराने वाला ऑडिटर रिजाइन करके जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनको अपॉइंट करते हैं उनको अप्रूवल करवाना पड़ेगा मेंबर से, ताकि इसमें कोई भी दाल में काला या उसमें कुछ भी ऐसा ब्राइब वाला कोई सिचुएशन ना रह जाए, इसलिए ये क्लॉज एडेड है। नाउ फॉर एजीएम इट शुड बी कन्वीन्ड विद इन 3 months ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। जब बोर्ड ने रेकमेंड कर दिया उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको एजीएम कंडक्ट करनी है फॉर द अप्रूवल, एंड ही शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम। नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक उनकी टेन्योर रहेगी। फर्दर नाउ कैजुअल वैकेंसी बाय रेजिग्नेशन, मान लीजिए वो रिजाइन करके जा रहे हैं, उसमें भी हमारे दो सब क्लॉजेस हैं, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। The auditor who has resigned from the non-government company shall file within a period of 30 days from the date of resignation a statement in the prescribed form with the company and the registrar of companies. नॉन गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर जब रिजाइन करके जाएंगे तो 30 दिन के अंदर अंदर उनको एक फाइल करना पड़ेगा कंपनी एंड रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के साथ एक स्टेटमेंट कि भैया मैं छोड़ के जा रहा हूं। और गवर्नमेंट कंपनी में ऐसी ही स्टेटमेंट उनको सीएजी के साथ अलोंग विद द कंपनी एंड द रजिस्टर इन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी ये स्टेटमेंट देनी पड़ेगी विद इन 30 डेज, और कंपनी और रजिस्ट्रार को तो देनी ही है, जिसमें द ऑडिटर शैल इंडिकेट द रीजंस एंड अदर फैक्ट्स एज मे बी रेलेवेंट विद रिगार्ड टू हिज रेजिग्नेशन, जिसमें वो ये बताएंगे कि हमने इन कारणों की वजह से इसलिए हमने ये रिजाइन किया है, दिस इज द रीजन फॉर विच आई हैव रिजाइन्ड। नाउ वी शैल कम इन केस ऑफ फेलियर। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर वो ऑडिटर 30 दिन के अंदर अंदर वो स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है, देन द ऑडिटर शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज और द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनको फाइन लगेगा 50,000 रुपीज, या रेम्यूनरेशन मतलब जितनी उनकी सैलरी है, इन दोनों में से जो भी कम फिगर है वो उनको फाइन में लगेगा। अगर उनकी रेम्यूनरेशन 60,000 है तो 50,000 का फाइन लगेगा, और अगर उनकी रेम्यूनरेशन 40,000 है तो 40,000 का फाइन लगेगा। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर विद फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज फॉर ईच डे after the first during which such failure continues subject to a maximum of 5 lakh rupees। अगर तो वो ये नहीं करते हैं 30 दिन के अंदर अंदर तो ये पेनल्टी उनको लग गई, और फिर कंटिन्यूइंग फेलियर उसके बाद भी अगर वो नहीं करते हैं तो पर डे 500 रुपीज का उनके ऊपर फाइन लगेगा, जो कि मैक्सिमम 5 लाख तक जा सकता है। 5 लाख का बार वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। एंड द सेक्शन इज 140 सबसेक्शन 3। Let us discuss a case study relating to our article today. C.A. Sharma was appointed as the auditor of XYZ Limited at the remuneration of 30,000. उनको सैलरी मिलती थी 30,000. However, after 5 months of continuing his services, he could not continue to hold his office of the auditor due to his children's education and he needs to shift to the new place. तो 5 महीने उन्होंने काम किया, उसके बाद उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए उनको वो शहर छोड़कर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। Thus, he resigned from the company and did not perform his responsibilities relating to filing of the statement to the company and registrar. जैसा कि हमने अभी बताया कि रेजिग्नेशन के केस में उनको ये स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। Indicating the reasons and other facts which may be relevant with regard to his resignation, उन्होंने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। Now the question arises, how much fine may he be punishable with under section 140 subsection 3 for the non-compliance of section 140 subsection 2 of the Companies Act। इस केस में उनके ऊपर कितना फाइन लगेगा, समझे जी। कोई सीए थे, उन्होंने 5 महीने काम किया, सैलरी थी 30,000 रुपीज, उनको वो शहर छोड़कर अपने पर्सनल रीजन से जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने वो स्टेटमेंट टू द कंपनी एंड रजिस्ट्रार नहीं फाइल करी, तो इस केस में उनके ऊपर कितना पनिशमेंट, कितना फाइन लगेगा। Here is the answer. For the non-compliance of the subsection 2 of section 140 of the Companies Act 2013, the auditor shall be punishable with fine which shall not be less than 50,000 rupees or the remuneration of the auditor whichever is less। जैसा कि अभी हमने आपको बताया 50,000 या उनकी सैलरी, जो भी इन दोनों में से लेसर फिगर है, but which may extend to 5 lakh rupees under section 140 subsection 3।
So the conclusion, thus the fine under this very act shall not be less than 30,000. 30 से कम नहीं होगा क्योंकि उनकी सैलरी ही 30 थी और मैक्सिमम कितना रहेगा 5 lakh rupees. So this comes to the end of the article filing of casual vacancy. I hope you like the article. Please like and subscribe to my channel. You are more than welcome with any comments, any suggestions, particular articles you want me to upload the videos with. More than welcome. Kindly comment. Stay safe. Stay blessed. Thank you.